अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास के अंदर हमने बीट फ्रीक्वेंसी के हवाले से या नंबर ऑफ द बीट के हवाले से बात की थी और बाकायदा तौर पर उसकी इक्वेशन जो ड्राइव की थी। अब इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट आर्टिकल जो रह गया है उसका नाम है बेटा डॉपलर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर जो है वो हमें डॉपलर्स इफ़ेक्ट के हवाले से पढ़ना है कि डॉपलर्स इफ़ेक्ट क्या होता है। तो एक डॉपलर्स इफ़ेक्ट जो है वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने सबसे पहले इसका आइडिया जो पेश किया। अब वो क्या आइडिया पेश किया, बेसिकली ये जो है वो रिलेटिव मोशन के ऊपर काम कर रहा था। अब रिलेटिव मोशन से मुराद क्या है कि ये नहीं कि हमारे जो रिश्तेदारों की जो होने वाली हरकत है उसके बारे में हमने पढ़ना है रिलेटिव मोशन, बल्कि रिलेटिव मोशन से मुराद ऐसी हरकत है कि जो भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से हो। यानी अगर मैं अपनी हरकत किसी भी चीज़ के लिहाज से अगर कर रहा हूँ, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से करूँगा, तो जो मेरी होने वाली जो हरकत होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, रिलेटिव मोशन कहलाएगी। अब जब ये रिलेटिव मोशन होगी, सही है, मिसाल के तौर पे कोई भी एक ऑब्जर्वर जो है वहाँ पे खड़ा हो गया और मैं यहाँ पे जो हरकत कर रहा हूँ, अब उस ऑब्जर्वर के लिहाज से जो मेरी होने वाली हरकत होगी, चाहे मैं आगे जाऊँ चाहे मैं पीछे जाऊँ, ये मोशन मेरी क्या कहलाएगी बेटा, रिलेटिव मोशन कहलाएगी। अब इस रिलेटिव मोशन के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, बचपन से आप देखते हुए आ रहे हैं, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप ऊपर की जानिब चाँद को देखते हैं और जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हैं तो चाँद भी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ साथ जो है वो हरकत करना स्टार्ट कर देता है। जब आप ठीक है बेटा, तो अब देखो चाँद जो है जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हरकत करेंगे, तो चाँद भी जो है वो हमारे साथ क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। अब इससे मुराद ये नहीं कि हम इतने ज़्यादा खूबसूरत है कि चाँद जो है वो हमारे कहने पे चल रहा है, बल्कि नहीं, ये रिलेटिव मोशन का क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अक्सर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई अगर क्या कहते हैं, एक ऑब्जर्वर जो मुझे ऑब्जेक्ट कर रहा है, मैं कितनी तेज़ी से जा रहा हूँ, कितने स्लो जा रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा, उस ऑब्जर्वर के लिहाज से पता चलेगा कि मैं कितनी तेज़ हरकत कर रहा हूँ या कितनी स्लो हरकत कर रहा हूँ। तो जब रिलेटिव मोशन होती है तो रिलेटिव मोशन के अंदर बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो इन्वॉल्व होती हैं। अब उन्हीं में से एक मखसूस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो है जोहानस डॉपलर ने जो है वो काम किया। ठीक है, और क्या काम किया बेटा जोहानस डॉपलर ने, इसने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर कोई भी आपके पास साउंडिंग बॉडी है, सही है, सोर्स ऑफ द साउंड है, अगर वो हरकत करती है तो उसके लिहाज से लिसनर की रफ्तार के ऊपर जो है लिसनर के लिए फ्रिक्वेंसी का क्या चेंज आता है, ये इफेक्ट जो है उसने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। उसको क्या नाम दिया बेटा, डॉपलर्स इफेक्ट का नाम दिया। ठीक है, अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम क्या नाम देते हैं, पिच ऑफ द साउंड का नाम देते हैं। जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड कराया था तो उससे मैंने आपको बताया था कि पिच किसको कहा जाता है, कि ऐसी खासियत जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड के ऊपर डिपेंड करती है, उसको क्या कहते हैं बेटा, पिच का नाम देते हैं। तो अब जोहानस डॉपलर क्या कहता है कि अगर कोई भी सोर्स ऑफ द साउंड और अगर कोई भी ऑब्जर्वर लिसनर अगर एक दूसरे के लिहाज से क्या करेंगे, हरकत करेंगे, तो उसके नतीजे में पिच ऑफ द साउंड के अंदर जो चेंज अपीयर होता है, तो ऐसा चेंज जो कि पिच के अंदर आता है, साउंड की पिच के अंदर आता है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द लिसनर एंड द सोर्स ऑफ द साउंड, उस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, डॉपलर्स इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। डॉपलर इफेक्ट क्या कहलाएगा बेटा, ऐसा इफेक्ट जिसके अंदर रिलेटिव मोशन और सोर्स ऑफ द साउंड जब हरकत करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, साउंड की फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज जो है वो अपीयर हो जाता है, और इस फिनोमिना को हम किसका नाम देते हैं बेटा, डॉपलर्स इफेक्ट का नाम देते हैं। और जितना भी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज अपीयर होगा ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड एंड लिसनर, उस फ्रीक्वेंसी के चेंज को या पिच के चेंज को हम एक अलहदा से नाम दे देंगे और वो क्या कहलाएगा बेटा, डॉपलर्स शिफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, डॉपलर्स शिफ्ट। ठीक है, अभी जो डॉपलर शिफ्ट है इससे मुराद क्या है कि जितना भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपीयर हुआ, किसकी हरकत की वजह से, सोर्स ऑफ द साउंड और लिसनर की हरकत की वजह से, तो जितना भी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आएगा वो चेंज क्या कहलाएगा, डॉपलर शिफ्ट। और ये इफेक्ट जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज अपीयर होगा, पिच के अंदर चेंज अपीयर होगा, वो इफेक्ट क्या कहलाता है बेटा, आपके पास क्या कहलाता है, डॉपलर्स इफेक्ट कहलाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डॉपलर्स इफेक्ट। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, नोट्स उठा के
अपने साथ रखे, उसमें देखते भी जाए। तो मैंने बाकायदा तौर पे नोट्स में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई कि डॉपलर इफेक्ट क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन मैंने आपको जो है वो समझा भी दी कि डॉपलर इफेक्ट क्या है बेटा, ऐसा चेंज इन द फ्रीक्वेंसी या चेंज इन द पिच जो कि किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड एंड लिसनर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। और जितना भी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज अपीयर होगा, पिच के अंदर चेंज अपीयर होगा, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, डॉपलर शिफ्ट का नाम देंगे। ठीक है, अब इसने डॉपलर ने क्या किया कि इसको यहीं तक ही महदूद नहीं रखा कि सिर्फ डिफाइन करके छोड़ दिया, बाकायदा तौर पे इसने अपने इफेक्ट को 3 केसेस के अंदर जो है क्या किया बेटा, एक्सपेंड किया अपने आर्टिकल को। और ये कि मैंने जब आपको टॉपिक्स लिखवाए थे तो बाकायदा तौर पे मैंने वहां पे डॉपलर इफेक्ट के अंदर आपको लिखवा दिया था कि केस 1, केस 2 और केस 3। तो 1 बाय 1 जो है वो हमें तीनों केस के बारे में पढ़ना है, लेकिन आज जो हमारा आर्टिकल होगा वो किसके हवाले से होगा बेटा, केस 1 के हवाले से। ठीक है भाई, तो हमारे पास केस 1 क्या है, केस 2 क्या है, केस 3 क्या है, ये अभी मैं आपको वर्बली जो पहले समझा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो केस 1 को जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो वीडियो बनाने का मकसद है हम ये टेस्टिंग की जाने जा रहे हैं कि मतलब क्या, पहले कल वाला लेक्चर जो हमारा लाइव था, लेकिन ये लेक्चर जो है हम कोशिश करेंगे कि वॉच पार्टी पे चलाएं ताकि आपके पास वीडियो की क्वालिटी जो बेहतर हो, स्ट्रीमिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, तो अब देखो हमारे पास जो आपके पास जो पहला केस जो आ रहा है वो आपके पास क्या है बेटा, केस 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 खासियतें हैं, सही है, 2 जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिनकी मोशन को डिस्कस किया जा रहा है। एक है सोर्स ऑफ द साउंड यानी साउंडिंग बॉडी, मैं शोर मचा रहा हूँ तो मैं क्या बन गया, सोर्स ऑफ द साउंड। सही है, मेरे सामने नौमान खड़ा हुआ है, अब नौमान जो है मेरी बातों को सुन रहा है, अब जितना मैं उसके करीब जाके बोलूंगा आवाज को क्या करेगा, ज्यादा सुनेगा। अगर मैं क्या करूंगा, दूर जाके बोलूंगा तो उसके लिए आवाज की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो अब इसमें केस में क्या किया इसने, किस तरीके से डिवाइड किया कि पहले वाले केस के अंदर इसने सोर्स ऑफ द साउंड को रेस्ट में रख दिया। मिसाल के तौर पे एम्बुलेंस खड़ी हुई अपनी जगह पे, सही है, आप या तो एम्बुलेंस के करीब जा रहे हो या आप जो है वो एम्बुलेंस से क्या कर रहे हो बेटा, दूर जा रहे हो। तो अब देखो जब एम्बुलेंस अपनी जगह पे खड़ी हुई होगी और तुम जब क्या करोगे, एम्बुलेंस के करीब जाओगे तो क्या करोगे बेटा, ज्यादा नंबर ऑफ द वेव रिसीव करोगे। और जब ज्यादा नंबर ऑफ द वेव रिसीव करोगे तो इसकी वजह से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा होगी। और जब एम्बुलेंस अपनी जगह पे खड़ी हुई है लेकिन अगर आप उससे क्या कर रहे हो बेटा, दूर जा रहे हो, तो अब इस वजह से क्या होगा कि आप जो भी टोटल नंबर ऑफ द वेव जो रिसीव करोगे वो पहले के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी, यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम आएगी। तो पहला केस जो जोहानस डॉपलर ने बनाया वो क्या बनाया कि व्हेन सोर्स ऑफ द साउंड इज एट रेस्ट। ये याद रखिएगा, पहले वाले केस के अंदर सोर्स ऑफ द साउंड को किसमें रखा गया बेटा, रेस्ट के अंदर रखा गया, सही है। एंड लिसनर इज इन मोशन रिलेटिव टू द सोर्स ऑफ द साउंड। ठीक है, पहले वाले केस में कौन रेस्ट में है, साउंडिंग बॉडी, सोर्स ऑफ द साउंड, और लिसनर क्या करेगा, या तो उसके करीब जाएगा या फिर क्या उससे क्या जाएगा बेटा, दूर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस केस को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हिस्से में क्या होगा कि आपके पास जो लिसनर है वो सोर्स ऑफ साउंड के करीब जाएगा, और दूसरे पार्ट में हमने क्या किया कि लिसनर जो है वो सोर्स ऑफ साउंड से क्या करेगा बेटा, दूर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला केस, केस 1 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड होगा। पहला वाला क्या है बेटा, केस 1 है। देखो केस 1 के when listener is approaching towards the stationary source of the sound with a velocity of v0। सही बेटा, इसको देखने के लिए केस 1 है क्या है, when listener is approaching towards the stationary source with a velocity of v0, यानी जब लिसनर जो है वो किसके करीब जा रहा है बेटा, सोर्स ऑफ साउंड के करीब जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, v0 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो अब देखो ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक एम्बुलेंस जो बना दी, समझ लो कि हमारा जो है वो मुजाहिद खड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या है बेटा, एम्बुलेंस। सही है, मुजाहिद हमारे लेक्चर में याद रहता, तो ये हमारे पास क्या एम्बुलेंस है। ठीक है, और ये कोई भी क्या है बेटा, लिसनर है। अब देखो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि अगर ये एम्बुलेंस अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो ये हमारे लिए क्या साउंडिंग बॉडी है, ये किसी ना किसी साउंड को इमिट कर रही होगी, अपना सायरन बजा रही होगी। तो जाहिर बात है कि जो साउंड इससे निकल रहा होगा उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो मैंने फर्स्ट कर लिया कि सोर्स ऑफ साउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, v है। ठीक है, जो साउंड इमिट हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, v है। अब देखो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक्चुअल
जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड होती है वो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं बेटा, हम 330 से 340 मीटर पर सेकंड तक लेते हैं। सही है। तो एम्बुलेंस जो एक्चुअली जो साउंड एमिट कर रही होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस रेंज के अंदर होगी, 330 से कहाँ तक, 340 मीटर पर सेकंड। कभी कभार जब न्यूमेरिकल की जानिब जाएंगे तो ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के बजाय किसमें दी हुई होगी, किलोमीटर पर आवर के अंदर। किसके अंदर दी हुई होगी बेटा, किलोमीटर पर आवर के अंदर। और याद रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड एयर के अंदर जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अगर न्यूमेरिकल में ना दे तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो होती है हवा के अंदर वो कितनी होती है, 330 से 340 के दरमियान होती है मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर आवर में कितनी होती है बेटा, 1200 किलोमीटर पर आवर होती है। ओके बेटा, तो अब आ जाए वापस। तो हमने क्या कंसीडर किया बेटा, ये हमारे पास कोई भी एम्बुलेंस है और ये क्या मौजूद है बेटा, कोई भी लिस्नर मौजूद है। मैं लिख भी देता हूं कि कौन है बेटा, लिस्नर, सुनने वाला। जो साउंड इमिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी मैंने आपको बता दी कितनी होगी, v। सही है। और जो साउंड इमिट होके जा रहा है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो मैंने कितनी ले ली बेटा, एक्चुअल वेवलेंथ, लैम्डा। और जो साउंड इमिट होके जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने किससे जाहिर कर दिया बेटा, न्यू से जाहिर कर दिया। किससे जाहिर किया बेटा, न्यू से। अब देखो लिसनर पहले तो वही था, लेकिन अब ये जो लिसनर है वो क्या कर रहा है बेटा, किसके करीब जा रहा है, सोर्स ऑफ द साउंड के करीब। देखो सोर्स ऑफ द साउंड पहले जिस जगह पे थी उसी जगह पे है। ये हमारे लिए क्या है बेटा, सोर्स ऑफ साउंड है। ये भी लिख देता हूं, ये कौन है बेटा, सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है। अब सोर्स ऑफ साउंड पहले जिस जगह पे थी, सोर्स ऑफ साउंड जो है अब भी कहां पे बेटा, उसी जगह पे मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन अब यहाँ पे आओ, लिस्नर क्या कर रहा है बेटा, कहां पे जा रहा है, सोर्स ऑफ द साउंड के करीब जा रहा है। जब लिस्नर क्या करेगा, सोर्स ऑफ द साउंड के करीब जाएगा, तो मैंने फर्ज कर लिया कि कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है बेटा, v0 वेलोसिटी के साथ। किसके साथ बेटा, v0 वेलोसिटी के साथ। किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, सोर्स ऑफ द साउंड। ठीक है। अच्छा, अब देखो जब ये इसके करीब जाएगा तो वेवलेंथ के अंदर चेंज आएगा। मैंने फर्स्ट कर लिया कि जो वेवलेंथ चेंज होगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश। अच्छा, पहले जब दूर था तो कम नंबर ऑफ दी वेव को रिसीव कर रहा था, लेकिन जब ये इसके करीब जाएगा तो क्या करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ दी वेव को रिसीव करेगा। इसकी वजह से इसकी जो नई फ्रीक्वेंसी होगी वो बराबर किसकी होगी बेटा, न्यू डैश के इक्वल। किसके इक्वल होगी बेटा, न्यू डैश। ये न्यू डैश क्या है बेटा आपके पास, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दो फ्रीक्वेंसी आएंगी यहाँ पे आ जाए। एक क्या आएगी आपके पास, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जहां कहीं भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा उसको हम जाहिर करेंगे न्यू से। ये वी नहीं है बेटा, इसको थोड़ा सा घुमा के बनाएंगे, न्यू है ग्रीक लेटर। और एक आपके पास क्या आएगी बेटा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है किसकी वजह से आएगी, हमारे हरकत करने की वजह से। इस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को मैं जाहिर करूंगा किससे बेटा, न्यू डैश से। ठीक है, वापस आ जाए। अब इसके लिए देखो बेटा, नोट्स उठा के बैठो। अगर मुझे ये केस करना है तो इसके लिए मुझे चंद बातों को पहले क्या करना होगा बेटा, एज्यूम करना होगा। अब वन बाय वन ये पॉइंट मैं पढ़ता जा रहा हूँ। आप देखिए नोट्स में सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाओ। नंबर 1 पॉइंट क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर बराबर किसके बेटा, v के, जो कि मैंने पहले बता दिया। सही है। आवाज की जो रफ्तार है वो बराबर किसके बेटा, v के। फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड साउंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बराबर किसके बेटा, न्यू के। किसके इक्वल है बेटा, न्यू के। अच्छा, फिर देखो वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड साउंड बराबर किसके बेटा, लैम्डा के। सही है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये पॉइंट भी देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ द वेव्स रिसीव्ड बाय द लिसनर एट इनिशियल पोजीशन। ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये कैसे बन रहा है पहले तो मैं ये आपको बता दूं। देखो भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि v बराबर किसके होता है बेटा, f लैम्डा के। v से मुराद क्या है, वेलोसिटी। f से मुराद क्या है, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा से मुराद क्या है, वेवलेंथ। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी का, v अपॉन लैम्डा। बट यहाँ पे याद रखें कि फ्रीक्वेंसी को हम किससे जाहिर करें बेटा, न्यू से। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल नंबर ऑफ द वेव को जाहिर करती है। अगर मैं एक सेकंड में बात करूंगा कि एक सेकंड में मैं कितनी वेव रिसीव कर रहा हूं, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 1 से।
यानी मैं 1 सेकंड में जो वेव रिसीव करूंगा वो मेरे लिए क्या होगी, v अपॉन लैम्डा। अगर मैं 2 सेकंड के अंदर वेव रिसीव करूंगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं 3 सेकंड के अंदर वेव रिसीव करूंगा तो क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं 4 सेकंड के अंदर वेव रिसीव करूंगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा, v अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 4। लेकिन अब मैं टोटल टाइम कितना ले रहा हूं बेटा, अब मुझे तो नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे लिए जो टाइम आ रहा है वो कितना है बेटा, t सेकंड है। कितना है बेटा, तो लिहाजा मैं t सेकंड के अंदर कितनी वेव रिसीव करूंगा, देखो v अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय t। सही है, समझ में आ गई बात। t सेकंड के अंदर मैं कितनी वेव रिसीव करूंगा, कितने जो है वो मेरे कान जो है वेव को रिसीव करेंगे, v अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय t के। समझ में आई बात। अब यहां वापस तो देखो बेटा, अब इस पॉइंट पे आओ, टोटल नंबर ऑफ द वेव रिसीव्ड बाय द लिसनर एट इनिशियल पोजीशन, कितने सेकंड में, t सेकंड। क्या लिख दिया मैंने, v अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय t, जो फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बना के दिखाया। इस t को अंदर मल्टीप्लाई के बाद वो क्या हो जाएगा, vt अपॉन लैम्डा। क्या बन जाएगा बेटा, vt अपॉन लैम्डा। ठीक है बेटा। अब देखो ये तो एक्चुअल थी ना जो नंबर ऑफ द वेव रिसीव कर रहा हूं, लेकिन अब आगे आओ, द स्पीड ऑफ द लिसनर कितनी है बेटा, v नॉट। लिसनर कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, v नॉट वेलोसिटी के साथ। अब जब लिसनर करीब जाएगा सोर्स ऑफ द साउंड के तो वो ज्यादा वेव रिसीव करेगा। अब देखो ऊपर जो मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया तो क्या था, v अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय t, लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं लिसनर के लिए बना रहा हूँ ना, तो लिसनर जितना तेजी से सोर्स ऑफ द साउंड के करीब जाएगा उतनी ज्यादा वेव रिसीव करेगा। तो वो जो ऊपर वाला जो v है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ बेटा, v नॉट के साथ। किसके साथ रिप्लेस होगा बेटा, v नॉट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो अब देखो आपके लिए क्या बन जाएगा, v नॉट t डिवाइडेड बाय लैम्डा। सही है, ये किसके लिए बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिसनर के लिए। अब देखो बेटा, अब जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके लिए क्या कराएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर ड्यूरिंग मोशन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द साउंड। जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी मेरे लिए वो बराबर किसकी होगी बेटा, न्यू डैश। किसके इक्वल होगी बेटा, न्यू डैश के। ये जो न्यू डैश है ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि कब आएगी, जब लिसनर क्या करेगा, सोर्स ऑफ द साउंड के करीब जाएगा। ओके बेटा। तो आप देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू डैश। न्यू डैश बराबर किसके, नेट वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम के। नेट वेव्स कैसे निकालूंगा, एक आपके पास क्या थी, एक्चुअल नंबर ऑफ दी वेव थी, और एक वेव कौन सी है जो कि जब आएंगी जब लिसनर क्या करेगा, करीब जाएगा सोर्स ऑफ दी साउंड के। तो ये आपके पास एक्चुअल आ गई और ये अपेरेंट वेव्स आ गई। तो अब मैंने क्या करना है, वीटी अपॉन लैम्डा प्लस वी नॉट टी अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा, टी। सही है, तवज्जो से देखो इस स्टेप को। अब देखो दोनों चीजों से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे भी टी अपॉन लैम्डा है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, टी अपॉन लैम्डा। इस टी अपॉन लैम्डा को मैंने क्या किया, बाहर कॉमन निकाल दिया। तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा v, और यहाँ पे कौन बचेगा बेटा, v नॉट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टी अपॉन लैम्डा v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा, टी। ओके। अब देखो बेटा अगले स्टेप की तरफ यहाँ पे आ जाओ। ये जो न्यू डैश आ रहा है, पहले यहाँ पे वापस आओ, ये जो t है इस t से क्या होगा, कैंसिल हो गया। जब ये t इस t से क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ गया, लैम्डा। तो देखो बच्चों क्या फार्मूला बना, न्यू डैश v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लैम्डा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन न्यू। कैसे आ गया, इसके लिए यहाँ पे आओ वापस। अभी मैंने क्या बताया था बच्चों, v बराबर किसके होता है, f लैम्डा के। अगर मुझे f की वैल्यू निकालनी थी तो क्या बना था, v अपॉन लैम्डा। अब अगर मुझे लैम्डा निकालना है तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, v अपॉन f। लेकिन f की जगह हमने क्या लेना है बेटा, न्यू। तो अब देखो यहाँ पे जो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, लैम्डा बराबर किसके, v अपॉन न्यू के। तो ये वाला जो लैम्डा था इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, v अपॉन न्यू। अब ये जो v अपॉन न्यू है नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो न्यू कहाँ जाएगा ऊपर, v कहाँ चला जाएगा नीचे। तो ये आपके पास जो है वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया जब सोर्स ऑफ द साउंड किसके करीब जाएगी बेटा, सॉरी जब लिसनर किसके करीब जाएगा बेटा, सोर्स ऑफ द साउंड के करीब जाएगा। समझ में आ गई बात।
कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये था केस 1A, जब लिसनर किसके करीब जा रहा है, सोर्स ऑफ द साउंड के। लेकिन कभी कभार इसके साथ 1B भी लगा के दे देते हैं। याद रखो ये जो केस 1A है ये तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर पेपर में जो आता है वो कौन सा केस आता है, 1A या 2A आता है, तो लिहाजा इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब आ जाओ अगले केस की जानिब। सही है, अब हमारे पास अगला केस क्या है, केस 1B। क्या है बेटा, केस 1B। अब केस 1B क्या है, व्हेन लिसनर इज मूव्ड अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स विद अ वेलोसिटी ऑफ v0। अब क्या है बेटा, लिसनर जो है सोर्स ऑफ साउंड के करीब जाने के बजाय दूर भाग रहा है। सही है, एम्बुलेंस अपनी जगह पे खड़ी हुई है, अब लिसनर क्या कर रहा है बेटा, उससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो जब लिसनर क्या करेगा, सोर्स ऑफ द साउंड से दूर जाएगा, तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के दिखा दी केस 1B की। पिछली डायग्राम में और इस डायग्राम में वाज़ेह तौर पे आपको फर्क नजर आएगा। यहाँ पे लिसनर इस जगह पे खड़ा हुआ था, लेकिन अब लिसनर क्या करेगा, इससे दूर जा रहा है, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, पहले जब करीब आ रहा था तो कितनी वेलोसिटी थी, प्लस की v0। अब जब दूर जाएगा तो मैंने वेलोसिटी को किससे जाहिर कर दिया बेटा, माइनस के v0 से जाहिर कर दिया। ठीक है, तो अब करना क्या है, इधर देखो, अब ये जो करीब जाने वाला जो केस था अभी जो हमने बनाया वो बराबर किसके है, न्यू बराबर किसके, v प्लस v0 डिवाइडेड बाय v इंटू न्यू के। अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो v0 आपके पास था इसकी जगह पे मैंने क्या पुट करना है बेटा, माइनस का v0। तो देखो बेटा इस v0 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस v0, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। यानी आपको जो है वो केस 1B बनाने की जरूरत नहीं है, जो केस 1A आया उसी में v0 को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस v0 से, क्योंकि प्लस का v0 उस वक्त आ रहा था जब लिसनर क्या कर रहा था, करीब जा रहा था सोर्स ऑफ द साउंड के, लेकिन अगर दूर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आगे बात, कोई भी क्यूरी हो आप उससे जो बिना झिझक जो पूछ सकते हैं कि सही है समझ में नहीं आया, इंशाल्लाह जो इस चीज़ को हम बता देंगे कि ये बेटा यहाँ पे ऐसा हुआ। इंशाल्लाह इस बोर्ड वगैरह की पिक्चर वगैरह भी मैं आपको भेज देता हूँ ताकि ये बातें जो है आपको याद रहें कि सर ने जो आज ये बताया था। ठीक है बेटा, दुआ करते हैं सेंटर जल्द से जल्द खुले ताकि जो है हम अपनी क्लास के अंदर इन तमाम चीज़ों को आगे लेके बढ़े, जब तक जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस आदमजी कैंपस 31 और 32 देखते रहें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके केस जो है वो 2 के बारे में पढ़ेंगे, जब सोर्स ऑफ द साउंड हरकत में होगी और लिसनर क्या होगा, अपनी जगह पे मौजूद होगा। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह वो अगली क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।